हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार ई वेब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। एक बार फिर से ईरान का सवाल भारतीय विदेश नीति को परेशान करने के लिए आ गया है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है भारतीय विदेश नीति में ज्वलंत मुद्दा के तौर पर ईरान की वापसी। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम देखेंगे कि भारत ईरान संबंधों को ताज़ा झटका इस खुलासे से लगा कि भारत को शायद चाबहार बंदरगाह से जाहेदान तक की रेल लाइन के निर्माण की परियोजना से बाहर कर दिया गया है। ये रेल लाइन परियोजना 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेहरान दौरे में त्रिपक्षीय समझौते के तहत तय की गई थी। इसके तहत अफ़गानिस्तान और ईरान ने अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक व्यापार मार्ग के निर्माण का वादा भारत से किया था। करीब 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर की इस परियोजना का जिम्मा इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड IRCON को सौंपा गया था। अब हम आगे बढ़े इससे पहले चाबहार बंदरगाह की रणनीतिक विशेषताओं पे चर्चा करेंगे कि आखिर इसका इतना महत्व क्यों है भारत के लिए। देखिए, चाबहार जो है वो दक्षिण पूर्व ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक बंदरगाह है। इसके जरिए भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान को बाईपास करके अफ़गानिस्तान के लिए रास्ता बनाएगा। फिर दूसरा है कि फारस की खाड़ी के बाहर बसे इस शहर तक भारत के पश्चिमी समुद्री तट से पहुंचना आसान है। इस बंदरगाह के जरिए भारतीय सामानों के ट्रांसपोर्ट का खर्च और समय तक 1/3 कम हो जाएगा। फिर तीसरा है ईरान मध्य एशिया में और हिंद महासागर के उत्तरी हिस्सों में बसे बाज़ारों तक आवागमन आसान बनाने के लिए चाबहार पोर्ट को एक ट्रांजिट हब के तौर पर विकसित करने की योजना बना रहा है। फिर चौथा हम देखेंगे कि सामरिक नज़रिए से पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब मिल सकेगा, क्योंकि चाबहार से ग्वादर की दूरी महज 60 मील है। अब इन सब को हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चाबहार पोर्ट है और चाबहार पोर्ट से जाहेदान तक, ये जाहेदान से ये वाला जो लाइन ब्लू लाइन है, ये चाबहार जाहेदान रेल लाइन था। ठीक है। और फिर उससे पहले ही ये जरांज से लेकर के और जाहेदान तक एक हाईवे का निर्माण इंडिया कर चुका है 2009 में ही। इस तरह से यदि भारत से अगर हम निकल के चाबहार पोर्ट तक पहुंच जाते हैं तो यहाँ से इस जाहेदान रेल नेटवर्क होते हुए, इस हाईवे होते हुए यहाँ जरांज तक हमारी पहुँच हो जाएगी। फिर यहाँ जरांज से अफ़गानिस्तान के मार्केट और अफ़गानिस्तान जाना आसान हो जाएगा। फिर यहाँ से इस रास्ते से मध्य एशिया में भी पहुँच हो जाएगी। देखिए, चाबहार से ईरान के मौजूदा रोड नेटवर्क को अफ़गानिस्तान में जरांज तक जोड़ा जा सकता है। पीछे मैप में देख लिए थे कि यहाँ तक तो हमारा रेल नेटवर्क था, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हाईवे का निर्माण हो चुका है। तो इसी तरह से ये चाबहार से जरांज तक और जरांज के बाद यहाँ से ये अफ़गानिस्तान प्रारंभ हो जाता है। तो चाबहार से ईरान के मौजूदा रोड नेटवर्क को अफ़गानिस्तान में जरांज तक जोड़ा जा सकता है, जो बंदरगाह से 833 किलोमीटर दूर है। यानी कि यहाँ से जरांज तक 833 किलोमीटर दूर है। 2009 में भारत द्वारा बनाए गए जरांज डेलराम रोड के जरिए अफ़गानिस्तान के गारलैंड हाईवे तक आवागमन आसान हो जाएगा। और ये डेलराम तक अगर हमारी पहुंच हो जाती है, यहाँ से जरांज से अगर डेलराम तक, तो आगे जा कर के यह अफ़गानिस्तान में गारलैंड रोड के माध्यम से ये जो यू आकार का ऐसे करके आपको दिख रहा है, ये गारलैंड रोड है। तो इसके माध्यम से अफ़गानिस्तान के 4 बड़े शहरों हेरात,
कांधार, काबुल और मज़ार शरीफ तक सड़क के ज़रिए पहुंचना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे भारतीय रणनीतिक रूप से चाबहार पोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारत के लिए मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान तक पहुंच बनाने में। आज़ाद बी गैस फील्ड के विकास का काम भी ईरान ने एक घरेलू कंपनी को सौंप दिया, जो कि ONGC और ईरान के संयुक्त उपक्रम को पहले दिया गया था। हालांकि ईरान ने फैसला लिया है कि नज़दीकी भविष्य में अगर भारत चाहे तो आगे के चरण में वो शामिल हो सकता है। ईरान के इन फैसलों की वजह से भारत में भारतीय विदेश नीति की नाकामी को लेकर जोरदार बहस शुरू हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह ध्यान रखना होगा कि विदेश नीति कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको लेकर कोई देश खुद को घेरे। इसकी परिभाषा के मुताबिक यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक से ज़्यादा सत्ता शामिल होती है। ये न सिर्फ एक देश दूसरे देश के साथ क्या करता है पर निर्भर है, बल्कि दूसरी सत्ता उस देश के साथ क्या करती है वो भी इसमें शामिल होता है। इस तरह भारत का अपना एजेंडा और प्राथमिकता हो, लेकिन ईरान का कोई अपना और अलग प्राथमिकता और एजेंडा हो सकता है। ईरान की विदेश नीति को गढ़ने के लिए भारत महत्वपूर्ण तो है, लेकिन बेहद ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका वो देश है जिसके हिसाब से ईरान की विदेश नीति तय होती है। भारत में हालांकि आलोचक अक्सर ये दलील देते हैं कि भारत ने अमेरिका के दबाव में ईरान को नज़रअंदाज कर दिया है, लेकिन हकीकत कहीं ना कहीं ठीक इसके उल्टा है। ईरान ने न सिर्फ भारत को नज़रअंदाज किया, बल्कि भारत के घरेलू मामलों में भी दखल देकर भारत ईरान संबंध को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। ईरान की कूटनीति के लिए अमेरिकी आर्थिक पाबंदियों से निपटना पहली प्राथमिकता है। हम देखेंगे कि किस तरह से ईरान पर ट्रंप प्रशासन की सख्ती और यूरोप की तरफ से वादों को पूरा करने में नाकामी की वजह से ईरान के लिए स्वाभाविक है कि वो चीन की तरफ बढ़े। पिछले कई दशकों से ईरान में चीन की मौजूदगी बढ़ती जा रही है और भविष्य में ये और बढ़ेगी, क्योंकि ईरान के पास कोई चारा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि चीन के साथ ईरान 25 वर्षों के लिए 400 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को अंतिम रूप दे रहा है। ये ईरान के शासन की हताशा को बताता है, जिसने शुरुआत में मदद के लिए कई बार पश्चिमी देशों की तरफ भी हाथ बढ़ाया था। हालांकि यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि ईरान में भारत की भूमिका निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए। अगर किसी एक देश ने अमेरिका की बढ़ती पाबंदियों के समय ईरान में असली नतीजे देने में कामयाबी हासिल की तो वो भारत है। उदाहरण के तौर पर अगर हम शुरुआती देरी के बावजूद चाबहार परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन दिसंबर 2017 में किया गया और तब से भारत वहां पर अपना कार्य संपन्न कर रहा है। ये बंदरगाह वास्तव में भारत का रणनीतिक निवेश है, क्योंकि इसके जरिए पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल किए बिना अफ़गानिस्तान और व्यापक मध्य एशियाई क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक रास्ता खुल गया है। लेकिन फिर क्या होता है कि भारत में इन तमाम चर्चाओं के बावजूद ईरान जो है वो भारतीय योगदान को लेकर संवेदनशील बना हुआ है। जब भारत में विवाद बढ़ा तब ईरान के रेल मंत्री ने फौरन इस बात पर जोर दिया कि ईरान और भारत रेल लाइन में सहयोग जारी रखने के लिए दृढ़ है। उन्होंने ईरान के द्वारा चाबहार जाहेदान रेलवे से भारत को बाहर करने की खबरों के पीछे अपना खुद का स्वार्थ को जिम्मेदार बताया। उन्होंने भारत पे किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया। कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि अमेरिकी आर्थिक पाबंदियों की वजह से भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने की ईरान की कोशिशों पर असर बरकरार है। इसमें एक बात यह भी निकाल के आई है कि परियोजना के लिए ईरान जो है वो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की कंपनी ख़त्म अल
अनबिया कंस्ट्रक्शन को रखने की जिद कर रहा है, जबकि भारत नहीं चाहता है कि उसकी कोई कंपनी इस वजह से अमेरिकी आर्थिक पाबंदियों की जद में आए, और इसी वजह से कहीं ना कहीं यह मौजूदा गतिरोध बन रहा है। यहाँ तक कि चीन भी अमेरिकी आर्थिक पाबंदियों को लेकर अत्यंत सावधान है। एक तरफ जहाँ चीन ईरान समझौता इस वक्त चर्चा में है, वहीं दूसरी तरफ ये साफ नहीं है कि चीन ने जिस 400 अरब अमेरिकी डॉलर का वादा किया है उसमें से कितना बिना किसी दिक्कत के ईरान को मिलेगा। एक तरफ हम जहाँ देखते हैं कि ईरान की विदेश नीति में अमेरिका के साथ खराब संबंध सबसे ऊपर है, वहीं भारत के लिए अमेरिका और अरब देशों के साथ संबंध मायने रखता है। ईरान के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान का नेतृत्व हाल के महीनों में भारत के घरेलू मामलों को लेकर मुखर होता जा रहा है, चाहे अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने का भारत का फैसला हो या नए नागरिकता कानून को लेकर इस साल सांप्रदायिक दंगा हो। भारत के साथ संबंध को लेकर अरब विश्व की बड़ी ताकतों में बड़ा बदलाव आया है। वो ज़्यादा व्यवहारिक ढंग से भारत के साथ संबंधों को निभाना चाहते हैं। ऐसे में अब ईरान को यह पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में और इसके आगे भारत के कई साझेदार हैं जिनके साथ बहुत कुछ दांव पर है, लेकिन इसके बावजूद ईरान और उसकी महत्वाकांक्षाओं का भारत लगातार समर्थन करता रहा है। द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखना अकेले भारत की जिम्मेदारी नहीं है। अगर ईरान ये फैसला लेता है कि भारत गैर जरूरी है, तो भारत भी आसानी से यह तय कर सकता है कि ईरान भी उसके लिए ज़रूरी है कि नहीं है। और अंत में हम देखेंगे कि निश्चित तौर पर भारत को इसकी कीमत चुकानी होगी, लेकिन ईरान को जो कीमत चुकानी होगी वह भारत से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इस तरह से आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।